जी। सेल बहुत ही बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, और इतना बेसिक है ये सेल, जिसके बारे में हम जान चुके हैं कि हर चीज सेल से बनी है। हम योग में भी जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसका असर हमारे सेल के ऊपर आकर ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, जो हर जगह पे फॉलो होता है। थोड़ा बहुत माइनर या कुछ और चीजों में चेंज आ जाएगा किसी भी सेल के, जिसकी वजह से पूरा वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सेल का पूरा एक एक बनावट है, वो पूरी तरह से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, हर तरफ से अलग नहीं होती है वो। ठीक है, क्लियर? चले, एटम पहले हम देखते हैं कि सेल बनेगा छोटा सा, एक बिल्कुल एटम लेवल पे होता है। बहुत सारे एटम्स, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें मिलकर, बहुत सारे ऐसे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड्स बनेंगे। कंपाउंड से क्या बनेगा, सेल। जैसे कि हमने 9th 10th की क्लास में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, अक्सर पढ़ा है हमने, और ये बेसिक्स थे हमारे जो हम पढ़ते भी थे उस दौरान। तो उसमें हम क्या देखते थे कि जो सेल है, उसमें हर तरह की चीजें पाई जाती हैं। इसी की ही बारे में न्यूट्रिशन के अंदर हम अच्छे से पढ़ते भी हैं कि कैसे हमारे जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में वो अच्छे से सप्लाई होता है, कैसे सप्लाई होता है, कैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं, लिपिड्स को तोड़ते हैं, कैसे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसके कुछ बेसिक बेसिक हम स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हुए हैं। एक बार पॉलिश करेंगे उस सब चीजों को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला आ गया एटम्स। जैसे कि मैंने बताया, कार्बन वगैरह का नाम लिया। कार्बन मैंने बार बार इसलिए नाम लिया, कार्बन सबसे बेसिक है, बहुत बार हम सुन लेते हैं इसलिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या आ जाते हैं इन सब में। ठीक है, फिर आता है उनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक या एक से दो से ज्यादा जब एटम्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बना देते हैं, उनका भी ग्रुप बन जाता है। उनसे फिर बनते हैं, सॉरी, उनसे बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड से बनता है सेल। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें अकेले में सिर्फ एक एक दो चीजें नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ। तो उस बहुत कुछ के बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो बहुत कुछ है, ये मिलके सेल बनाता है। ठीक है, जब इतने सारे सेल्स मिल गए ना, ऐसे सेल्स मिल गए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल गए यहाँ पर आकर, तो इन सारे सेल्स ने मिलकर एक गुच्छा सा बनाया, एक ग्रुप सा बनाया। इसने कहा अकेले ने कि ये मैं एक अलग सा ग्रुप बनूंगा, इसने कहा मैं एक अलग सा ग्रुप बनूंगा। भाई, भाई मुझे नहीं तुम पसंद आ रहे, हम अपना नया ग्रुप बनाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। फिर इन्हें कहा कि अच्छा जी, हम भी तीसरा नया ग्रुप बनाएंगे। कुछ और ये सेल्स आ गए। इन सब में माइनर माइनर डिफरेंस निकला, चाहे वो शेप का था, चाहे फंक्शनैलिटी का था, चाहे किसी का आदान प्रदान को लेकर था, वर्किंग मतलब फिजियोलॉजी में कुछ भी डिफरेंस था पर था। ठीक है, तो इसने कहा कि हम बनाएंगे नर्व का टिश्यू, हम सर्वप्रथम है, हम नर्वस सिस्टम का टिश्यू बनाएंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना हार्ट का बनाऊंगा, मैं हार्ट का टिश्यू बनाऊंगा, मैं और भी सर्वप्रथम हूँ, दिल धड़कना बहुत जरूरी होता है, मैं इसके टिश्यूज बनाऊंगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी एक ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ, हमारे टिश्यू बनने शुरू हुए। तो टिश्यू बनने चले गए, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बने। उन टिश्यूज, ये जो मैंने बताया, ये टिश्यूज बने अभी। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बने तो उनसे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनने शुरू हुए। जब वो टिश्यूज प्रॉपरली, उन सेल ने मिलकर ये टिश्यू बनाए थे ना, ये 3 बना लिए थे ना, अब इन मिल गया, इनका ग्रुप बड़ा, इनका समुदाय बहुत बड़ा होता चला गया, बड़ा बड़ा बड़ा, और बड़ा, और बड़ा समुदाय बन गया। इसने बना दिया ऑर्गन, इससे बनाया नर्वस सिस्टम, इससे बनाया हार्ट, जैसे भी बात हुई, मान लो इससे बनाया लीवर। ठीक है, तो ऑर्गन बन गया अब हमारा। अब सिस्टम बनना था। नर्वस सिस्टम इतना बड़ा है कि इसके लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉपर्ली जरूरत पड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड हो गई, फिर आगे जो इसकी जो नर्व्स जा रही है प्रॉपर्ली कैसे फैलेगी, उसके लिए उसका फैलाव बनना शुरू हो गया सिस्टम। अब ये आपस में पूरी बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट होके काम करेगा, हार्ट के साथ कैसे काम करेगा, लीवर के साथ कैसे काम करेगा, इनके साथ मिलकर कैसे काम करेगा, उसे कहते हैं सिस्टम।
ठीक है? कोई भी चीज़ कैसे चल रही है, एक सिस्टम से चल रही है। उस सिस्टम से कैसे चलेगी? उस सिस्टम से तभी चलेगी जब उनका आपस में अच्छा खासा मेल-जोल है, सिंक में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज़ेशन में जब वो काम करते हैं, ठीक है? तो सिस्टम हो गया और इसको हमने कह दिया ह्यूमन बॉडी। अब ये इतना ऑर्गनाइज़्ड है ना सब कुछ, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? ऑर्गन से बना हुआ और ऑर्गनाइज्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है? यस मैम। जी, ठीक है। अब सेल की जो हम स्टडी करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एक बार देख लिया था। सॉरी, साइटोलॉजी। सेल का दूसरा नाम क्या होता है? साइट। साइटोलॉजी, जब हम काइटोस भी कहते हैं, जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगस। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब यहाँ पे ये जो हम अब आगे देखने जा रहे हैं, छोटी-सी इसकी हिस्ट्री ज़रूर देखेंगे। वो लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है? वो साथ-साथ में आप लिख लीजिएगा, वो वाले पॉइंट्स, ठीक है? कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसे मार्क कर लीजिएगा। It comes from the word cella. Who gave the word cella? It has been given by the Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने ये दिया था। इन्होंने कहा ये सेला है। सेला का मतलब क्या था? लैटिन वर्ड है ये। क्या वर्ड है? कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या करा? बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे। ये बनाते थे माइक्रोस्कोप वगैरह पे काम कर रहे थे ये उन दौरान। तो माइक्रोस्कोप पे काम करते-करते ना इनके हाथ में एक कॉर्क आया। कॉर्क क्या होता था? शैंपेन की बॉटल में जो कॉर्क होता है ना, वो वाला कॉर्क। और वो बना होता है प्लांट उससे। प्लांट के जो उनका जो पार्ट होता है ना उनसे, उससे वो कॉर्क बनता है। आई आई गेस बहुत लोगों को पता होगा कॉर्क कैसा होता है, ठीक है? तो वो एक कॉर्क की योग में वो भी आती है, ब्रिक्स भी आती है, जो हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, योग में प्रैक्टिस के लिए। वो जो ब्रिक्स होती है, कॉर्क की बनी हुई आती है, ठीक है? तो वो कॉर्क ना उनकी बियर बॉटल वगैरह पे होता था, शैंपेन बॉटल्स वगैरह पे होता था, तो उसकी उसको स्लाइस करके उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा एक बार। उसके नीचे उनको दिखा ये कुछ है, इसके तो कुछ कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, कुछ है ये। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, तो उन्होंने उसको कहा सेला। क्या कहा? कंपार्टमेंट, छोटा-सा रूम। तो वहाँ से ये नाम आया। कहानी इसलिए बताई है ताकि नाम थोड़ा-सा याद रहे, ठीक है? वैसे ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट हुक, ठीक है? फिर आते हैं व्हिच मीन्स हॉलो कैविटी, ठीक है? खोखली गुहा, यानी कि गुफा की तरह कह सकते हैं। फिर आता है कि आई डोंट नो ये आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पर इसमें ये पॉइंट दे नहीं रखा, पर मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ये ढूँढा, इसमें भी ना 2 चीज़ें हैं कि लिविंग सेल किसी और ने ढूँढा था और डेड सेल किसी और ने ढूँढा था। जो डेड सेल था वो इन्होंने देखा था। जो लिविंग सेल था वो एंटोन वैन ल्यूहॉक ने देखा था। ये मैं छोटा-सा जो है ना, मैं आपको ये भेज दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़िंग है, इसपे इतने अच्छे से आएगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? ये थोड़ी डिटेल्स जो है मैं आपको प्रॉपर्ली सेंड कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है? छोटी-सी ही इन्फॉर्मेशन है, पर मैं सेंड कर दूँगी। काम की है, कभी-कभी आ जाती है एग्ज़ाम में, पर मेजरली ये ज़रूर आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेला, साइटोलॉजी, ये आता ही आता है। बहुत कॉमनली मैंने देखा है ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? अच्छा, जो सेल्स हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज़्म है, ये हम सब जानते हैं। सॉरी। जितने भी शरीर है हमारा, जितना भी जिस प्रकार का भी शरीर बना हुआ है, जिस भी चीज़ों से बना हुआ है, मतलब जो भी ऑर्गन्स है, कुछ भी हमारी बॉडी में है, वो सब कुछ सेल से ही बना हुआ है, सब कुछ सेल से निर्मित है। उस दुनिया में जितने भी जीव-जंतु हैं, सब सेल से निर्मित, ठीक है? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल से मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल से मतलब क्या? इसको एक रूपरेखा देता है, एक शेप देता है, इसलिए स्ट्रक्चरल बोला। फंक्शनल मतलब सारा काम, फिजियोलॉजी जो होती है हमारी किससे कंडक्ट होती है? एक सेल से कंडक्ट होती है, इसलिए, ठीक है? फिर आता है ये।
दिस इज सेल थ्योरी एक्चुअली. दिस हैज बीन गिवन बाय इनका पूरा नाम, ये मुझे वर्क को याद है इनका नाम पूरा. वर्चो, रॉबर्ट वर्चो नहीं, इनका नाम आगे वर्चो था, इनके नाम इतना मुझे पता है. वर्को या वर्चो जो है, आप कुछ भी कह सकते हैं. इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी. इन्होंने कहा था कि जितने भी सेल है. विर्चोव मैम. हाँ जी, विर्चोव. विर्शोव नहीं, डब्ल्यू लास्ट में विर्शोव आता है इनका, पर आगे इनका कोई और नाम भी था. मतलब पूरा नाम इनका कुछ और था. रॉबर्ट नहीं. मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 सेकंड दीजिए. मिनट भी नहीं, 1 सेकंड दीजिए. ये रहा, मैं आपको नाम करेक्ट करके बता ही देती हूँ एग्जैक्टली. करेक्ट नहीं है नाम तो मुझे पता है, करेक्ट है नाम तो मुझे पता है. मैम मैम आप साइटोप्लाज्म पढ़ा रहे हैं ना? रुडोल्फ विर्चो. हाँ जी, आप साइटोप्लाज्म पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, क्या पूछा आपने, सॉरी. मैम साइटोप्लाज्म पढ़ा रहे हैं ना? साइटोप्लाज्म नहीं पढ़ा रही, अभी सेल बता रही हूँ. कुछ बेसिक चीजें थी जो आपकी रह गई थी और एग्जाम में आती है, वो बता रही हूँ. ठीक है, ठीक है. Yes, ma'am. Please go ahead. थैंक यू. ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने यही बात कही थी कि सेल क्या है. जो सेल की थ्योरी है ना, कि जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, जो भी जीव जंतु है जो जीवित है, जो लिविंग बॉडीज है, वो किससे आती है? एक सेल से ही बन के आती है. और एक सेल दूसरे ही सेल को जन्म देता है. जो एक सेल बन के आया ना, पिछले प्रीवियस किसी एक सेल से बनकर ही आया है. ठीक है, ये बात किन्होंने कही? विर्चो जी ने कही. इनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो. ठीक है, कुछ चीजें हमारी जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सेल के टेक्निकल नाम क्या है? साइटो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, फादर ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक, ये भी मैंने आपसे बताया क्योंकि इन्होंने ही इसका नामकरण किया था, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में. कब किया था? 1665 में इन्होंने इसका नामकरण किया था. ठीक, फिर आता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सेल किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है. सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सॉरी. ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? महिला का ओवम. ठीक है, सबसे छोटी सेल कौन सी है? पुरुष का स्पर्म. सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? राइबोसोम. ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूक्लियस. ये तो सबको याद होगा ही, इसको तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए. इसके अंदर हमारा डीएनए बसता है, इसमें हमारी जीन्स की सारी इंफॉर्मेशन इसी में ही स्टोर होती है. राइट. फिर आता है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन. ये इंपॉर्टेंट में से एक है. ये ब्राउन है, ये हुक नहीं है. याद रखिएगा इस चीज को. ये रॉबर्ट हुक नहीं है, ये रॉबर्ट ब्राउन है. बस इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा. पूछ सकता है, घुमाने के लिए पूछ सकता है कि न्यूक्लियस की, सॉरी, सेल की जो डिस्कवरी थी, सेल किसने नाम दिया था? रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? और आप गलती से रॉबर्ट ब्राउन पे क्लिक कर सकते हैं, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है और हमने याद किया हुआ है, और कल मैं ये पूछूंगी. ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द मैम, सेल. हाँ जी, पीछे से एक बार स्लाइड एक बार और दिखा दीजिए प्लीज. जी 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 जी. थैंक यू मैम. वेलकम. मैम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. इसका जी, सन बता सकती हैं? न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन का है तो सही कहीं मेरे पास शायद हो. 1831, 1831 में लिख देती हूँ. लिख लीजिए आप साथ में यहाँ पर 1831. इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए. हो गया. चलिए, मेन पार्ट ऑफ सेल क्या है? सेल को एक्चुअली यहाँ पे स्टडी करने के लिए ना बहुत कुछ है सेल के अंदर. आज की डेट में हम सेल के ऊपर इतनी स्टडीज कर रहे हैं, इवन हमारा योग जो है वो सेल के अंदर तक का जाता है.
सेल के अंदर भी कहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी कहाँ पर डीएनए तक टच करता है। ठीक है, टच क्या करता है, वहां तक बहुत कुछ करता है। उसके अंदर भी बहुत सारी हेरफेर होती है। हेरफेर से मतलब वो नहीं है कि उसको बदल देता है या कुछ ऐसा है। तो जो हम संस्कारों की बात करते हैं, पूर्व अर्जित संस्कार जो हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं, वो सारा कुछ अगर बहुत गहरे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ सेल से आके ही जुड़ता है। ठीक है? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है? तो मेन पार्ट में हमने उसको डिवाइड करा। अब हमें किसी चीज़ को अगर बनाना हो, समझना हो, पढ़ना हो, तो हम उसके कुछ विभाजन कर देते हैं। उसको विभाजित करने से हमें क्या होता है कि हमारे पास कैटेगरीज़ बन जाती है एक तरह से, या हमें कह लीजिए हमारे पास डायरेक्शंस बन जाती है कि पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ लेते हैं। ये लोअर ग्राउंड पे पढ़ेंगे, ये थोड़ा मिडल ग्राउंड पे और ये थोड़ा हायर ग्राउंड पे पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमें चीज़ों को समझने का एक स्तर बन जाता है। तो यहाँ इसी वजह से उसको बांटा गया। तो सेल मेम्ब्रेन क्या चीज थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। सेल मेम्ब्रेन का सिंपल सा एक ही मीनिंग है, आउटर कवरिंग। किसी भी चीज का शेल, किसी भी चीज की कवरिंग, किसी भी चीज की वॉल, चार दीवारी, उसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। अब चार दीवारी मैंने जो वर्ड यूज करा है, एक्चुअल में सेल वॉल नाम की भी चीज होती है, पर वो प्लांट्स में होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने चार दीवारी यहाँ वर्ड यूज करा है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए हम उसको चार दीवारी ऐसा नहीं बोलते हैं, वो एक मेम्ब्रेन ही होती है, वो वॉल नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझाने के तौर पे आप उसको वॉल समझ सकते हो, पर हम ह्यूमंस में वॉल नहीं होती। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये बायलिपिड फॉस्फोलिपिड बायलिपिड लेयर होती है। इसको बायलिपिड लेयर बोलोगे, आगे आएगा लिखा हुआ, डोंट वरी। ठीक है, बायोलिपिड लेयर होती है वो, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। प्रोटीन उसके ऊपर ऐसे ऐसे गिरे हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ना, ऐसे करके यूं गिरे हुए से होंगे, प्रोटीन ऐसे से होंगे इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। पानी बहुत सारा कह सकते हो, जेली होता है वैसे, पानी नहीं होता, ये जेली फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कुछ जेली जेली सा होता है ना, हाथ में आप टच करते हैं थोड़ा सा, ये इसकी विस्कोसिटी एक्चुअली पानी जैसी नहीं होती, मतलब इसको लिक्विड फॉर्म है, इसलिए हम इसको पानी से रिलेट करके हम बोल देते हैं उसको। ठीक है, समझने के लिए, फॉर थर्ड पर्सन जिनको अभी ये सब चीजें नहीं है, उनके लिए हम पानी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पानी की तरह से इसको भी समझ सकते हो शुरुआत में। जैसे जैसे सेल कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको साइटोप्लाज्म ही बोलोगे। ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर न्यूक्लियस, ये असली चीज है, काम की चीज है, क्योंकि सारा डीएनए और सब कुछ इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम जो किसी की कहते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी वाली प्रॉब्लम है, ये सब कुछ यही से रिलेट होती है। सारा कुछ, सारी इंफॉर्मेशन, पहले इंसान से बने, पहले जीव जंतु से बने, आज तक की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। सॉरी। ठीक है, इसका फंक्शन देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का। कोशिकाओं के कोमल संरचनाओं की सुरक्षा करता है। जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होती है, शायद ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, मैं ऑर्गेनेल बोलती हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो जो सेल ऑर्गेनेल्स से मतलब क्या हुआ, राइबोसोम, सॉरी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें हमारी इसको सुरक्षित रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन हमारी काम की आती है। ठीक है, हम किसी भी घर में रहे, हमें वो घर जैसी फीलिंग कब देगा, जब वो ऊपर से भी कवर होगा और साइड चारों दीवारों से भी कवर होगा। तो ये जो झिल्ली सी इसने आसपास पूरी बना रखी है, वो सिर्फ एक ऐसे करके गोल नहीं घूम रही। ठीक है, वो पूरी की पूरी एक राउंड में है, जैसे कि बलून होता है, बलून के अंदर कुछ डला हुआ होता है ना, वैसे है ये। ऐसा नहीं इसकी छत ऊपर से खुली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बलून की तरह है। ठीक है, फिर बाध्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है, मतलब जो बाहर से मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये कुछ चीजों को तो अलाउ करती है आने के लिए अंदर, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती आने के लिए।
तो यहाँ टिकट लगती है अंदर आने की। टिकट क्या होती है और किसको अंदर आना अलाउड है, तो टिकट को आप टिकट नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप कहिए कि यहाँ पे आईडी कार्ड लगता है एक तरह का। अंदर आने के लिए आईडी कार्ड चाहिए कि जी मैं ना कार्बोहाइड्रेट्स हूँ। टच करा, वो कहेगा हाँ जी अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो अंदर बुलाया था हमने, आ जाओ। तो ये किसको आने के लिए अलाउ नहीं करता? बैक्टीरिया, वायरस, जो ये सब कुछ होते हैं ना, ये ना बहरूपी होते हैं। एक के पीछे पीछे चुप 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 के आते हैं। वो होते थे ना पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, ट्रक के अंदर बैठ के आ जाना वायरस ने। वायरस ऐसे ही करता है, वायरस ऐसे करता है, वो चालाक वायरस ऐसे करता है। लेकिन कुछ वायरस बड़े बुद्धू होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि हमने खिड़की टाप के आ जाएंगे, चोर समझ के अपने को। वो सोचते हैं मैं चोर हूँ और मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं खिड़की टाप के तो चला जाऊंगा। उसे ये नहीं पता था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये बहुत ज्यादा चालाक है। बहुत ज्यादा चालाक है ये ऐसे अंदर नहीं आने देगी। तो इसके पहरेदार हर तरफ होते हैं, ये उसको अंदर नहीं आने देता। ऐसे डायरेक्टली इतनी आसानी से कभी नहीं अंदर आने देगा। अगर धोखे पास वायरस है या बैक्टीरिया है, तो वो किसी फॉर्म में आ जाएगा या किसी के पीछे छुप छुप के आ जाएगा, ठीक है। वो एक वजह होती है जब बहुत बड़ा सा कुछ होता है। तो जो कोविड था वो ऐसे ही था, ठीक है, वो इसी तरह से प्रहार करता था। पोषक तत्व अंदर व त्याज्य पदार्थ बाहर जाते हैं। मतलब कि जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स अंदर आए और शुगर अंदर आई, ये सब कुछ अंदर आ रहा है। और जो मैंने और क्या खाया, मैंने विटामिन खाए, मैंने इतना कुछ, मैंने अच्छा पौष्टिक खाना खाया है, वो सारा कुछ अंदर आ रहा है। लेकिन बाहर भी तो कुछ जाएगा। आपके घर में अगर इतना कुछ सामान आता है, तो गंदगी भी तो जाती है। झाड़ू लगाते हैं ना हम, तो ये झाड़ू लगा के सामान कहाँ फेंकोगे बाहर? किसी डस्टबिन में फेंकोगे ना। तो वो जो डस्टबिन जो हम जब बाहर निकालते हैं ना, तो ऐसा डस्टबिन तो कोई नहीं है, पर वो बाहर फेंका जाता है। जो सामान हम बाहर फेंकते हैं ना, उस वेस्टेज के लिए, वो वेस्टेज को बाहर फेंकने का भी एक द्वार बना होता है। क्या हाँ जी ठीक है ठीक है, ये वेस्ट है सारा, इसको भाई यहाँ इस जगह से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसका भी वैसे एक प्रक्रिया होती है, प्रॉपर तरीका होता है जाने का। पर हम ना तो हमारे कोर्स में ना हमने इतना डीप में जाना है। ये सेल बायोलॉजिस्ट ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और कि साइटोप्लाज्म क्या चीज थी। ये केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के भीतर में समस्त भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जितना भी अंदर का ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सॉरी। इसी से कोशिका की श्वसन गतिशीलता, पाचन, उत्सर्जन, चयापचय, तेजनशीलता तथा प्रजनन आदि निर्भर होता है। अगर साइटोप्लाज्म की जो हम कहेंगे इसका गूढ़ापन है, इसका जो गाढ़ापन है, अगर वो कम या ज्यादा होगा, या इसके अंदर की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो रही है, इसकी जो मात्रा है, अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म को एटलीस्ट 80% होना जरूरी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर ये इतना नहीं है तो ये कमी है, अगर ये ज्यादा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। लेकिन ये कब ज्यादा कैसे क्या होता है, ये हमारी बहुत सारी चीजों पे हमें डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म के लिए, ठीक है। हमारे कोर्स में अगेन ये नहीं है, मैं समझाने के तौर पे बात बोल रही हूँ, उसको वहीं तक रखना, ठीक है। तो आप यहीं पे इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये फंक्शनैलिटी को लेके कि ये क्या किस कार्य में आता है। ये जरूर याद कीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रेड मार्क कीजिएगा इसको। साइटोप्लाज्म में कुछ सक्रिय अंग भी होते हैं, जिन्हें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। साइटोप्लाज्म में एक चिपचिपा गाढ़ा स्रव होता है, जो मैंने अभी बताया, ये भी एक चिपचिपा सा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक सेमी परमेबल होता है। साइटोप्लाज्म एक्चुअली सेमी परमेबल नहीं होता, ये ऊपर जाता है, पर लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म जो सेमी परमेबल से मतलब यहाँ पे ये आता है कि कुछ चीजें ये लेता है, कुछ चीजें जो होती है, बाकी की जो चीजें होती है वो ऊपर जो जिनको जो चाहिए होती है उनके पास चली जाती है। जैसे कि आ, ये सामान गोल्जी बॉडी ने लेना है, या ये सामान लाइसोसोम ने लेना है, या ये सामान राइबोसोम ने लेना है, तो वो जाके वो चीज को रिसीव करेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म के पानी में नहीं चला जाएगा, पानी में नहीं जाएगा, ये जो चीज है ना, ये इसके अंदर जाके नहीं बैठ जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ चाहिए तो ये उसके पास जाएगा, ठीक है। ऐसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो चाहिए उसके पास जाएगा, साइटोसोम को कुछ चाहिए उसके पास जाएगा, इस तरह से जो होता है, ठीक है। टू टाइप्स वैसे इस लाइन को, अगर आप साइटोप्लाज्म की जगह अगर आप सेल मेम्ब्रेन करके लिखोगे
तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से उठ के आता है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, चले इसको एक बार लिख लेते हैं। सॉरी। 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती है, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। ठीक है, एक जीवित होती है और एक जीवित नहीं होती है। ठीक है, ये आता है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिस्ट को एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मेनली पढ़ना आपने यही है। आई एम सॉरी, बेसिकली आपने पढ़ना यही है। ये लिस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने पेज पे जब आप सेल का अपना नोट्स बना रहे होंगे, वन लाइनर बना रहे होंगे, तो ऊपर एक छोटी सी चाहे पिक्चर बना लीजिए सेल की, सिर्फ अपने समझ के लिए, वो जरूरी नहीं है वैसे, पर अपनी समझ के लिए। ठीक है, बाकी ये लिस्ट बनेगी, ये लिस्ट इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेल खत्म है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये जो लिस्ट है, सिर्फ यही लिस्ट आपको समझ आनी चाहिए, और इसी में से क्वेश्चंस उठ के बार बार आते हैं, और हर बार सेल में से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो एक बार ये लिस्ट को फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसे, राइबोसोम, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सेंट्रोसोम्स, सब कुछ क्या है बताऊंगी, डरना नहीं। ठीक है, प्लाज्मोजेन, वैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स वैसे तो चलो आगे जब आगे बताती हूँ। इंट्रासेलुलर, सॉरी इंट्रासेलुलर फाइब्रिल्स। ठीक है, नॉन लिविंग ऐसे क्या मैटर्स है, ठीक है, कार्बोनिक पदार्थ, यानी कि सॉल्युबल, सॉल्युबल की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब कुछ हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, लेकिन वो क्या चीजें हैं, क्या वो लिविंग है, नहीं, वो लिविंग नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, वो क्या हो गया, फॉस्फोट, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, और विटामिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये सारे मेटल्स जो है ना हमारी बॉडी में, जो हम खाने के थ्रू हम खा हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ये बहुत एनर्जाइज होने जरूरी है। हम जब कहते हैं कि थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ इस चीज के लिए, कि हम योग में क्यों कहते हैं नॉनवेज खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। इसकी पूरी परिभाषा लास्ट में आते थे तो आपको समझ आएगी, अभी नहीं आएगी, पूरा जब पढ़ लेगी ना, उसके बाद में फिर से ये वाला क्वेश्चन दोबारा से उठाऊंगी समझाने के लिए। ठीक है, हर एक की ना कुछ इमोशंस कह लीजिए, वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वो जो एनर्जी है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एनर्जी किसी के पास भी कहाँ से आती है, वो सोर्स क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। अगर हम प्लांट से बनी हुई कोई चीज खाते हैं या प्लांट बेस्ड कोई चीज ऐसी खाते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वो सूर्य भगवान जी से आई हुई जितनी भी रोशनी है, ठीक है, वो उस रोशनी से बना हुआ जो भी ग्लूकोज बना, उससे बनाया, फल बना के हम नीचे गिरा, हमने उस फल को खा लिया। ठीक है, जब उसके अंदर हम कहते हैं कुछ डेज के अंदर उस फल को कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद वो फल कंज्यूम करने लायक नहीं रह जाता। आपने खाया या नहीं खाया, एक बराबर है, नुकसान तो नहीं होगा पर फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, आपको जितनी डेज की, जैसे कि अगर मान लीजिए एक फल को मैंने तोड़ा, उसके उसकी जो नियमित जो डेज होते हैं उसे कहते हैं 10, किसी में 15 दिन होते हैं, किसी में 3 से 4 दिन ही होते हैं। इतने डेज के अंदर उसको कंज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, उतने दिन में उसको कंज्यूम कर लीजिए, तब तक तो उसकी एनर्जी जो उसके अंदर थी वो मिल जाएगी, अन्यथा वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी पैकेज फूड्स होते हैं, आप समझ सकते हैं कि उसमें से कितनी एनर्जी हमें मिलती है और कितनी नहीं मिलती। ठीक है, वो जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में आके यूज होती है। अब मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होती है, ये धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, पर मैं समझा दूंगी कि योगिक लाइफ में या योगिक वे में वो कैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर यूज होती है, हम कैसे उसको यूज करते हैं। नॉनवेज की बात आती है, नॉनवेज में भी सबके अंदर क्या होता है, सॉरी, नॉनवेज में क्या होता है, मैंने इमोशंस की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, ये सब चीजें भी स्टोर होती है बॉडी के अंदर।
ये जब स्टोर हो रही होती है या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर हो रही है, अगर किसी को मार कर काट खा देखिए मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जो खाना चाहते हैं वो खाएँ, जो नहीं खाना चाहते वो ना खाएँ। पर जो योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात समझना चाह रहे हैं वो समझा रही हूँ, ठीक है? तो होता क्या है जब हम किसी को खाते हैं तो वो जो प्रताड़ना है उसको मारने की, काटने की, वो प्रताड़ना भी वो इमोशंस भी उसके अंदर है। तो जब तक वो जीव जिंदा रहा है, उसने क्या-क्या झेला है, क्या-क्या देखा है, वो भी उसके अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी। मरने के बाद उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। मरने के बाद सिर्फ प्राण खत्म हुए उसके। और एक धनंजय प्राण हम लोग सब जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्राण, ओके? मैं उस प्राण की बात कर रही हूँ। तो वो जो प्राण है, वो जो एनर्जी है, उसका समावेश जब किसी एक ह्यूमन बॉडी में होता है तो वो कैसे असर दिखाएगा, तो वो कुछ असर वैसे ही दिखाएगा। अब उसमें से उस एनर्जी को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाना, मतलब कुछ खाया है वो पूरा प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, ठीक है ना? उसमें से जो खाया है वो सारे न्यूट्रिशंस हमें मिलने चाहिए बॉडी को, वो बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करे। कुछ हद तक तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कुछ हद तक नहीं करती है, क्योंकि हम ह्यूमन है। अब नॉनवेज हमारा खाना नहीं है, मांस खाना ये हमारा खाना नहीं है, ह्यूमन्स का खाना नहीं है, मानते हैं हम इसे, ठीक है ना? हम नहीं मानते, लिखा है शास्त्रों में कि ये हमारा खाना नहीं, ठीक है? तो सॉरी। तो ये जो हम जब उनकी एनर्जी या उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं या एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है, तो वो जिस जगह पे जिस अगर उसने एब्जॉर्ब करी है, जिस हद तक भी वो एब्जॉर्ब कर रही है और प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो चीज खाई जा रही है, तो ह्यूमन बॉडी वैसी बननी शुरू हो जाएगी दैट दिस इज माय फूड और यही मेरा खाना है। उसको खाना भी शुरू करेगा और वैसे ही एनर्जी को अपने अंदर संभालित करना शुरू कर देगा। वो जब ऐसी एनर्जी लेना शुरू करेगा तो आप समझ जाइए कि बहुत ही समानता रूप में कि उन दोनों में कितना फर्क रहेगा उस एनर्जी में, जानवर की और उस व्यक्ति की, ठीक है? वो काफ़ी हद तक एक जैसे से लगने शुरू हो जाएँगे या एक जैसे सा बिहेव करना शुरू कर देंगे। जानवर नहीं, ह्यूमन, ठीक है? ये मैं सिर्फ़ एक परिभाषा में दे रही हूँ, लेकिन अभी कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्युलर लेवल पे है और शायद मैं आपको इसकी रूपरेखा तक थोड़ा-थोड़ा समझा पाऊँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द कोर्स शायद थोड़ा-थोड़ा पहुँचा पाऊँ आप लोगों तक, ठीक है? चलिए पहले शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? इसका काल जो होता है सिर्फ़ 5 से 10 दिन होता है। सिर्फ़ 5 से 10 दिन तक एनर्जी देगा, लेगा, रखेगा, सँभालेगा। इससे ऊपर इसके अंदर बेचारे के अंदर हिम्मत नहीं होती। 5 से 10 दिन के बाद कहता है बाय, टाटा, उसके बाद मैं नहीं काम कर सकता, मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग से धार रहा हूँ मैं, ठीक है? कितने दिन की आयु होती है इसकी? 5 से 10 दिन तक, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ कितना होता है? 3 माइक्रो से 5 माइक्रोन तक, ठीक है? चौड़ाई कितनी होती है? 0.5 से लेकर 2 तक, 2 माइक्रोमीटर तक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। ये याद करना है तो कर सकते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन कम ही देखा मैंने ऐसे वाला कि इसकी खोज के ऊपर पूछा गया, पर लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? तो इसे मार्क ज़रूर कीजिएगा ये वाले को, ठीक है? कहते हैं इससे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट और व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं बेसिकली, पावर हाउस या पावर हाउस नोन एज अ पावर हाउस और कॉल्ड एज अ पावर हाउस। तो आप किसका नाम दोगे? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आर डी आएगा, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये अभी गलत है, ये अभी ये सही है, सिर्फ ये वाली सही है स्पेलिंग, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ आप देख सकते हो उसको, बेहतर इतना रहेगा कि आप इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि ना तो ये आपके इसमें ज़्यादा है, तो ना आपको इसमें जाना चाहिए, ठीक है?
इसके अंदर 2 श्वसन चक्र चलते हैं। किसका क्वेश्चन था ये वाला? आ जाए, ठीक है? देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है ना? अब ये कर्व साइकिल के बारे में बात कर रहा है और इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल अभी एक होता है कर्व साइकिल, एक होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो होता है, जैसे एक ईटीसी कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए भी, इम्पल्सेस नहीं, सॉरी, ईटीसी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? उसमें भी आता है। ये हमारे कोर्स का नहीं है पार्ट, ये आपके न्यूट्रिशन में आएगा। अगर ये न्यूट्रिशन में आपके सिलेबस के अंदर है तो ही आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो वहां पे भी सिर्फ नाम दिए जाएंगे। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये बहुत ही मुश्किल साइकिल है समझना। कर्व साइकिल बहुत मुश्किल साइकिल है समझना, ठीक है? और ग्लाइकोलाइसिस तो बहुत इजी है, वो समझ भी आ जाती है और उसपे क्वेश्चन बनता भी है। तो आप यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है? इसको मार्क कर लीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन मीन बेसिक क्वेश्चन बन के आएगा कि उसका एंड प्रोडक्ट क्या था या उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, इसको जो ये सब कुछ बन गया तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से याद रखिएगा कि वो कहाँ हो रहे हैं, ठीक है? चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन अभिवागन तंत्र, यानी कि ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। संश्लेषण कोई समझाएगा मुझे क्या होता है? सिंथेसिस मैम। ओके, इसका हाँ मतलब बेसिकली उसी से ही कार्य कर रहा होता है उनको बनाने का। वसा यानी कि लिपिड का ऑक्सीडेशन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टेरॉइड्स का भी सिंथेसिस होता है। स्टेरॉइड्स बात कर लीजिएगा, स्टेरॉइड्स का ये आपको न्यूट्रिशन में भी पढ़ने को मिलेगा, व्हाट आर द स्टेरॉइड्स, और इसके बारे में बहुत कॉमनली हम सब जानते हैं कि स्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा हो जाने से भी क्या होता है, ठीक है? ये कहाँ जाके नुकसान करेगा, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। ये कहाँ नुकसान करता है, स्टेरॉइड्स अगर ज्यादा हो कम हो तो ये कहाँ जाके नुकसान करता है? हीमोग्लोबिन के लोह युक्त भाग का भी संश्लेषण करता है। हीमोग्लोबिन का जो लोह युक्त पार्ट होता है कौन सा होता है? आयरन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जो आयरन वाला पार्ट होता है वो हीम और ग्लोबिन, ठीक है? ग्लोबिन क्या होती है? हमारा प्रोटीन होता है। ये ग्लोब्यूल जो होता है ना, ये प्रोटीन वाला पार्ट है, हीम वाला पार्ट हुआ है, ठीक है? इसका जो बनाने वाला भाग है, जिसका आयरन वाला पार्ट जो बनता है हीमोग्लोबिन के, तो जो विच इज द आयरन पार्ट, वन पार्ट इज द प्रोटीन, द अदर पार्ट इज आयरन। एक भाग क्या है? आयरन, और दूसरा भाग है प्रोटीन। तो वो जो बना रहा है ना, उसका जो आयरन वाला पार्ट है वो बनाने का काम कौन करेगा? वो ये करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लीजिएगा ये वाले क्वेश्चंस, इसमें से बार बार आता है, मैं बार बार रिपीट करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मिस मत करना, इस लाइन को मिस मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गोल्जी अपरेटस, ठीक है? गोल्डी भाई, हम इसे बोलते थे गोल्डी भाई। ये गोल्डी भाई क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन का एक समूह है जो न्यूक्लियस के पास ही रहता है। ये न्यूक्लियस के आसपास उसका ना एक छोटा सा बड़ा चिपकू वाला बच्चा बन के बैठा रहता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है? ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है? नाम याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये स्रावान का कार्य करता है। ये क्या होता है? स्त्रवण है मैम। वो क्या होता है? सिक्रीशन। मतलब सिक्रीशन। थैंक यू। ये स्लाइड्स और इनकी स्लाइड्स में थोड़ा फर्क आ जाता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? ये गोल्जी अपरेटस सिक्रीशन का काम क्या करते हैं? जितने भी, अच्छा एक बताती हूँ। इसमें जितने भी सिक्रेटेड जो पदार्थ होते थे, खुद तो सिक्रेट करते ही करता है। ये अपरेटस इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे सिक्रेशन को ये खुद भी स्टोर करके रखता है, ठीक है? ये वेसाइकल्स लिख रहे हैं आप, यहाँ पे वेसाइकल्स करके लिखा हुआ है, ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है? वेसाइकल्स। और ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, तो ये वेसाइकल्स में से ही केमिकल होते हैं, केमिकल ऐसे वो वेसाइकल फटते हैं, उसमें से केमिकल रिलीज होता है, ऐसे होता है, ठीक है? हिंदी के शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगी।
कुछ हिंदी के शब्द हैं जो मुझे नहीं आते एनाटॉमी के, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। ये पदार्थ के परिवहन का काम करता है, पदार्थों का। कौन से पदार्थ हो गए? किसी प्रकार के पदार्थ जो हमारी बॉडी में है, जो बन रहे हैं या बना के आगे भेज रहे हैं। इस प्रकार का जो ये जो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, वो कौन कौन काम करता है? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्डी भाई क्या काम करते हैं? वो सिर्फ ले जाने का, छोड़ने का, ये वाला काम करते हैं। ठीक है, ये टैक्सी का काम है। गोल्डी भाई कौन है? ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है। इनका टैक्सी काम है। ओला उबर का काम करते हैं ये। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड को का भी सिंथेसिस करते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है सिंथेसिस अच्छे से। तो पॉलीसेकेराइड कहाँ काम आता है? कोई बताएगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नहीं है, पर आपके न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूट्रिशन का पार्ट आएगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आएगा, उसमें पॉलीसेकेराइड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसी को पता है व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? सेकेराइड पता है? इससे क्या बनता है बाद में? ग्लूकोज के मिलने के कण को बोलते हैं शायद सैकराइड। तो सही, पर लेकिन तो इससे बनता क्या है पॉलीसेकेराइड? किसी ने इसकी कोई चेन नहीं पढ़ी आज तक? सेकेराइड्स की चेन, मोनो एंड ऑल, ये सारी सेकेराइड्स की एक चेन होती है। चलिए, न्यूट्रिशन में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे आप पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं आप? मुझे भी नहीं पता नहीं है वैसे कि आपका पढ़ने वाले, मतलब मुझे ये पता है ये क्या है, पर मुझे ये नहीं पता कि आपकी न्यूट्रिशन की क्लास कब होगी। ठीक है, मैम मुझे लेफ्ट होना है। मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, मैं क्लास खत्म करने वाली हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट एक बड़ी वाला क्या बोल रहे? एंडोप्लाज्मिक। आप मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, मैम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन मैं बता रही हूँ, ये जो टॉपिक है इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट है। सेल में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, तो हर स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइटोप्लाज्म के में मेम्ब्रेन कैनल्स का जाल समान संरचना होती है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बेसिकली यह पेशियों में इम्पल्स का संवाहन करती है। इम्पल्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती है उनको, उनका संवाहन करती है। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। लीवर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। स्टमक में HCl का स्त्रावण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होता है रफ। ठीक है, स्मूथ पे ना राइबोसोम नहीं होते, और जो रफ होता है ना उसपे राइबोसोम होते हैं। ठीक है, मेरे जी रुकिए। मुझे क्लास अभी यहीं पे हम आज की समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करनी होगी।